क्या होता है जब एक डीएम मैडम अपनी ही प्रजा की असली हकीकत जानने के लिए किसान बनकर आधी रात गांव पहुंचती है? क्या होता है जब वो अपनी आंखों से देखती है कि उसके नाम पर कैसे गरीबों को सताया जा रहा है? और क्या होता है जब एक भ्रष्ट प्रधान उस डीएम मैडम को एक आम किसान समझकर बदसलूकी करता है? आधी रात का समय था। अंधेरे में लिपटे एक छोटे से गांव में एक साया दिखाई दिया। पुराने कपड़े पहने, सिर पर फटी चुनरी ओढ़े, हाथ में एक पुराना बैग लिए, एक औरत धीरे धीरे गांव की गलियों में दाखिल हुई। उसकी चाल में कुछ अलग था, जैसे वो सिर्फ एक आम किसान नहीं, बल्कि कुछ और है। गांव के चौकीदार ने जब उसे देखा, तो हैरान रह गया। इतनी रात को कोई अजनबी औरत गांव में? कौन है ये? कहां से आई है? लेकिन उस औरत के चेहरे पर एक अजीब सा आत्मविश्वास था, जैसे वो जानती हो कि यहां क्या होने वाला है। वो औरत कोई और नहीं, बल्कि जिले की डीएम मैडम थी। लेकिन आज वो अपनी कुर्सी और अपने रुतबे को छोड़कर एक साधारण किसान बनकर आई थी। क्यों? क्योंकि उसके कानों में लगातार शिकायतें आ रही थीं कि गांव रामपुर में बहुत अन्याय हो रहा है। लेकिन जब भी कोई खुद जाकर सच्चाई देखेगी। लेकिन उसे नहीं पता था कि इस रात उसके साथ क्या होने वाला है। उसे नहीं पता था कि गांव का प्रधान उसके साथ कैसी बदसलूकी करेगा। और उसे बिल्कुल नहीं पता था कि जब वो अपना असली चेहरा दिखाएगी, तो क्या तबाही मचेगी। इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी गुजारिश करना चाहता हूं। आप हमारी ये कहानी कहां से सुन रहे हैं? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, लखनऊ या फिर कोई और शहर? अपना नाम और अपने शहर का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। जब मैं आपका नाम पढ़ता हूं, तो लगता है जैसे आप मेरे अपने हैं। यह कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है। यह उस सच्चाई की कहानी है जो हमारे समाज में आज भी मौजूद है। अगर आपको लगता है कि न्याय और सच्चाई की जीत की कहानियां सबको सुननी चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आपसे वादा करता हूं कि आज आप जो कहानी सुनेंगे, वो आपके दिल को छू जाएगी। आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और जब यह कहानी खत्म होगी, तो आप कहेंगे कि हां, यही तो असली न्याय है। अब तैयार हो जाइए, एक ऐसी कहानी सुनने के लिए जो आपकी सोच बदल देगी। एक ऐसी कहानी जो साबित करती है कि सच्चाई की जीत हमेशा होती है, चाहे कितना भी अंधेरा क्यों ना हो। तो चलिए अब शुरू करते हैं यह दिल दहला देने वाली कहानी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से जिले में बसा था गांव रामपुर। दूर से देखने में यह गांव किसी भी आम गांव की तरह लगता था। हरे भरे खेत, कच्चे घर और मेहनतकश लोग। लेकिन जो सच्चाई इस गांव की दीवारों के भीतर छुपी थी, वो किसी दुरस्वप्न से कम नहीं थी। रामपुर गांव के लोग खुशी से नहीं, डर से जीते थे। यहां कोई भी व्यक्ति सूरज ढलने के बाद घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता था। औरतें अपने घरों में दुबक कर रहती थी। बच्चे स्कूल जाने से डरते थे। और बूढ़े लोग सिर्फ भगवान से प्रार्थना करते रहते थे कि कब उनका यह दुरह खत्म होगा। इस सब के पीछे था एक नाम, प्रधान बलराम सिंह। एक ऐसा इंसान जो इंसान नहीं, बल्कि एक जानवर था। बलराम सिंह ने पूरे गांव को अपनी मुट्ठी में कस रखा था। वो खुद को गांव का राजा समझता था। उसका एक इशारा और पूरा गांव कांप जाता था। बलराम की उम्र 61 साल थी, लेकिन उसके चेहरे पर क्रूरता की रेखाएं साफ दिखती थी। मोटा शरीर, छोटी आंखें और हमेशा गुस्से में रहने वाला चेहरा। वो जब भी गांव में निकलता, तो लोग अपने घरों में छुप जाते थे। उसकी आवाज सुनाई देते ही बच्चे रोने लगते थे। प्रधान बनने के बाद बलराम ने गांव को अपनी निजी संपत्ति समझ लिया था। गांव में आने वाले हर रुपए पर उसका कब्जा था। सरकारी योजनाओं का पैसा, राशन, नल कनेक्शन, शौचालय निर्माण, हर चीज में उसका हिस्सा था। और जो कोई भी इसका विरोध करता, उसे बुरी तरह सबक सिखाया जाता था। आपकी सबसे दुखदाई कहानी थी विधवा कृष्णा देवी की। उसके पास 3 बीघा जमीन थी, जो उसके पति ने छोड़ी थी। यही जमीन उसकी और उसके 2 छोटे बच्चों की जिंदगी का सहारा थी। लेकिन प्रधान बलराम की नजर उस जमीन पर पड़ गई थी। उसने कृष्णा देवी से कहा था कि जमीन उसे बेच दे, वरना परिणाम भुगतने को तैयार रही। तब कृष्णा देवी ने मना कर दिया, तो बलराम ने उसके घर पर पत्थर फेंकवाए, उसके बच्चों को स्कूल जाने से रोक दिया। यहां तक कि उसे गांव की दुकान से राशन तक नहीं मिलता था।
आखिरकार कृष्णा देवी को अपनी जमीन औने पौने दामों में बेचनी पड़ी। फिर था रमेश का किस्सा। रमेश एक मेहनती किसान था जो अपने खेत में दिन रात मेहनत करता था। उसकी फसल अच्छी होती थी और वो ईमानदारी से अपना जीवन यापन करता था। लेकिन जब बलराम ने उससे हर महीने से हर महीने 6 बरकी की रंगदारी मांगी तो रमेश ने साफ मना कर दिया। अगले ही दिन रमेश के खेत में आग लग गई। सारी फसल जलकर राख हो गई। जब रमेश ने इसकी शिकायत करने की कोशिश की तो उसे धमकी दी गई कि अगली बार उसका घर जलेगा। डर के मारे रमेश चुप हो गया और बलराम की मांग मानने को मजबूर हो गया। गांव में सबसे दुखदाई बात यह थी कि बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे थे। स्कूल का पैसा, किताबों का पैसा, यूनिफॉर्म का पैसा, सब कुछ बलराम की जेब में जाता था। जो पेरेंट्स बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे नहीं दे पाते थे, उनके बच्चों को स्कूल से निकाल दिया जाता था। इस तरह पूरा गांव एक जेल बन गया था, जहां बलराम जेलर था और बाकी सब कैदी थे। कोई इंसाफ नहीं, कोई न्याय नहीं, सिर्फ एक आदमी का आतंक। लेकिन गांव वालों को नहीं पता था कि बहुत जल्द एक ऐसा तूफान आने वाला है जो इस अन्याय को जड़ से उखाड़ फेंकेगा। रात के 2:30 बजे थे। पूरा गांव गहरी नींद में सोया हुआ था। चारों तरफ सन्नाटा पसरा था। केवल दूर से आती झींगुरों की आवाज और कहीं कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई दे रही थी। अचानक गांव के मुख्य रास्ते पर एक परछाई दिखाई दी। धीमे धीमे कदम बढ़ाते हुए एक औरत गांव में दाखिल हुई। उसने पुराना सूटी सूट पहन रखा था जो कई जगह से फटा हुआ था। सिर पर एक मैली चुनरी थी जो उसके चेहरे को ढके हुए थी। हाथ में एक पुराना कपड़े का बैग था जिसमें से कुछ कपड़े झांक रहे थे। लेकिन जो चीज अजीब थी वो था उसका चलने का तरीका। आमतौर पर गरीब औरतें झुककर डरते डरते चलती हैं, लेकिन इस औरत के कदमों में एक अजीब सा आत्मविश्वास था, जैसे वो यहां को पहले से जानती हो, जैसे वो यहां अपने घर आई हो। गांव का चौकीदार भोला, जो मुख्य चौराहे पर सो रहा था, अचानक जाग गया। उसने देखा कि कोई अजनबी औरत गांव में घुस रही है। वो घबराकर उठा और उस औरत के पास गया। अरे तू कौन है? इतनी रात को यहां क्या कर रही है? भोला ने आवाज लगाई। औरत रुक गई। चुनरी के नीचे से सिर्फ उसकी आंखें दिख रही थी। वो आंखें कुछ अलग थी, ना तो डरी हुई थी, न घबराई हुई, बल्कि उनमें एक तेजी थी जो आम औरतों में नहीं दिखती। मेरा नाम सुनीता है, उसने धीमी आवाज में कहा। मैं पास के गांव से आई हूं, यहां काम की तलाश में आई हूं। भोला ने उसे सिर से पांव तक देखा। इतनी रात को कौन आता है भला? सुबह आना था ना? रास्ता भटक गई थी। अब यहीं कहीं रात काट लूंगी, सुबह काम की तलाश करूंगी, सुनीता ने जवाब दिया। भोला को कुछ अजीब लगा, लेकिन वो कुछ और नहीं बोला। उसने सुनीता को गांव के बाहर एक पुराने मंदिर की तरफ इशारा किया, जहां अक्सर बाहर से आने वाले लोग रात बिताते थे। सुनीता मंदिर की तरफ चल दी, लेकिन जाते जाते उसकी नजर गांव के हर कोने पर पड़ रही थी, जैसे वो कुछ खास चीज ढूंढ रही हो। उसने देखा कि कुछ घरों के दरवाजे टूटे हुए हैं, कुछ जगह दीवारों पर निशान हैं, जैसे किसी ने पत्थर फेंके हों। मंदिर पहुंचकर सुनीता ने अपना बैग रखा, लेकिन वो सोई नहीं, बल्कि मंदिर के खंभे के सहारे बैठकर गांव को देखती रही। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जैसे वो सिर्फ देख नहीं रही, बल्कि हर चीज को समझ रही हो। सुबह होते ही गांव में हलचल शुरू हो गई। लोग अपने काम धंधे में लग गए। तभी कुछ औरतें पानी भरने के लिए कुएं की तरफ आई। उन्होंने मंदिर में बैठी अजनबी औरत को देखा। अरे ये कौन है? एक औरत ने दूसरी से फुसफुसाकर कहा। पता नहीं, रात को आई होगी, लगती तो गरीब है, दूसरी ने जवाब दिया। सुनीता उठी और उनके पास गई। नमस्ते बहन जी, मैं सुनीता हूं, काम की तलाश में आई हूं, क्या यहां कोई काम मिल सकता है? औरतों ने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर एक ने कहा, बहन यहां काम तो है, लेकिन प्रधान जी की इजाजत चाहिए, उनसे पूछना पड़ेगा। प्रधान जी? सुनीता ने पूछा। कौन है प्रधान जी? अब औरतों के चेहरे पर डर की छाया आ गई। उन्होंने इधर उधर देखा, जैसे कोई सुनने ले। बलराम सिंह है प्रधान,
यहां उनकी इजाजत के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, एक औरत ने डरते हुए कहा। सुनीता के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आई, जैसे उसे जो चाहिए था वो मिल गया हो। अच्छा, तो मुझे इन प्रधान जी से मिलना चाहिए, उसने कहा। औरतों के चेहरे पर और भी डर आ गया। नहीं बहन, ऐसे नहीं जा सकते, वो बहुत क्रोधी आदमी है, अगर नाराज हो गया तो बहुत मुसीबत होगी। लेकिन सुनीता के चेहरे पर अब भी वही आत्मविश्वास था, जैसे उसे किसी बात का डर ही ना हो। कोई बात नहीं, मैं खुद जाकर मिलूंगी, उसने कहा। औरतें हैरान रह गई, इतनी निडर कोई औरत उन्होंने पहले नहीं देखी थी, खासकर जब बात प्रधान बलराम सिंह की हो। दिन चढ़ने के साथ ही सुनीता गांव की गलियों में घूमने लगी। उसने देखा कि गांव के लोग कितने डरे हुए हैं। हर चेहरे पर चिंता की लकीरें थी। बच्चे भी खुशी से नहीं, बल्कि चुपचाप खेल रहे थे। पहले वो कृष्णा देवी के घर पहुंची। कृष्णा देवी अपने घर के बाहर बैठी हुई अपने छोटे बेटे को खाना खिला रही थी। सुनीता ने देखा कि खाने में सिर्फ सूखी रोटी और नमक था। बहन जी, नमस्ते, सुनीता ने कहा। कृष्णा देवी ने सिर उठाकर देखा। नमस्ते, तुम कौन हो बेटी? मैं सुनीता हूं, काम की तलाश में आई हूं। आप बहुत परेशान लग रही हैं, कोई दिक्कत है क्या? कृष्णा देवी की आंखें भर आई। बेटी, कैसे बताऊं कि क्या दुर्हक है? मेरे पास 3 बीघा जमीन थी, पति की छोड़ी हुई, वही मेरे और मेरे बच्चों का सहारा था। थी मतलब, अब नहीं है? सुनीता ने पूछा। प्रधान जी ने कहा था कि जमीन बेच दो। जब मैंने मना किया तो कृष्णा देवी का गला भर्रा गया। उन्होंने मेरे घर पर पत्थर फेंकवाए, बच्चों को स्कूल जाने से रोक दिया, राशन भी नहीं मिला। आखिर में मजबूरी में जमीन बेचनी पड़ी। सुनीता के चेहरे पर गुस्से की एक लकीर खिंच गई, लेकिन उसने अपने को संभाला। कितने में बेची? उसने पूछा। 50,000 रुपए में, जबकि उसकी कीमत कम से कम 5 लाख थी, कृष्णा देवी ने रोते हुए कहा। यह सुनकर सुनीता के अंदर आग भड़की, लेकिन उसने शांति से पूछा, आपने कहीं शिकायत नहीं की? कृष्णा देवी हंसी, एक कड़वी हंसी। किससे करते शिकायत? यहां प्रधान जी का ही राज है, कोई उनके खिलाफ सुनता ही नहीं। सुनीता ने कृष्णा देवी कुछ पैसे दिए और कहा, बच्चों के लिए कुछ खाना ले आइए। नहीं बेटी, मैं पैसे नहीं ले सकती, कृष्णा देवी ने मना किया। यह पैसे नहीं, मदद है, ले लीजिए, सुनीता ने जिद की। फिर वो रमेश के घर गई। रमेश अपने जले हुए खेत के पास बैठा था। उसके चेहरे पर निराशा छाई हुई थी। भाई साहब, क्या हुआ था आपके खेत को? सुनीता ने पूछा। रमेश ने सिर उठाकर देखा। तुम कौन हो बहन? मैं सुनीता हूं, नया आई हूं गांव में, देख रहा था कि आपका खेत जला हुआ है। रमेश की आंखों में आंसू आ गए। बहन, प्रधान जी ने हर महीने 5,000 रुपए मांगे थे। मैंने कहा कि भाई साहब, मैं गरीब आदमी हूं, इतने पैसे कहां से लाऊं? बस फिर क्या था, अगली रात मेरा खेत जल गया। मरिका, और आपने पुलिस में शिकायत नहीं की? सुनीता ने पूछा। रमेश डर गया, इधर उधर देखने लगा। चुप बहन, यहां कोई सुन न ले, पुलिस भी प्रधान जी के साथ है। शिकायत करने गया था तो उल्टा मुझे ही धमकी मिली। सुनीता के मन में तूफान उठ रहा था, लेकिन उसने अपने चेहरे पर शांति बनाए रखी। शाम होते होते सुनीता ने पूरे गांव का चक्कर लगा लिया था। हर घर में एक ही कहानी थी, डर, अन्याय और बेबी। तभी गांव के मुख्य चौराहे पर शोर मचा। सुनीता ने देखा कि एक मोटी सी गाड़ी आई है। गाड़ी से एक मोटा आदमी निकला, उसके साथ 3-4 लोग और थे। ये है प्रधान बलराम सिंह, किसी ने सुनीता के कान में फुसफुसाया। सुनीता ने बलराम को गौर से देखा, मोटा शरीर, छोटी आंखें और चेहरे पर अहंकार की स्पष्ट छाप। वो चलते समय इस तरह इतरा रहा था जैसे कोई राजा हो। बलराम ने देखा कि चौराहे पर कुछ लोग खड़े हैं। वो गुस्से में चिल्लाया, यहां क्या जमावड़ा लगा रखा है? सब अपने अपने घर जाओ। लोग तुरंत तरबितर हो गए, लेकिन सुनीता अपनी जगह खड़ी रही। बलराम की नजर उस पर पड़ी।
अरे तू कौन है, नई लगती है। मैं सुनीता हूं, काम की तलाश में आई हूं, सुनीता ने विनम्रता से जवाब दिया। बलराम ने उसे सिर से पांव तक घूरा। काम चाहिए? पहले मेरे पास आना चाहिए था। यहां मेरी इजाजत के बिना कुछ नहीं होता। जी प्रधान जी, मुझे पता नहीं था, अब पता चल गया, सुनीता ने कहा। अच्छा, कल सुबह मेरे घर आना, काम मिल जाएगा, लेकिन पहले तुझे पता होना चाहिए कि यहां के नियम क्या हैं, बलराम ने कहा। सुनीता ने देखा कि बलराम की आंखों में एक गंदी चमक थी। उसके इरादे साफ नहीं लग रहे थे। जी प्रधाना जी, कल आऊंगी, सुनीता ने कहा। बलराम अपनी गाड़ी में बैठकर चला गया, लेकिन जाते जाते उसने सुनीता को एक अजीब नजर से देखा। रात में मंदिर में वापस लौटते समय सुनीता के दिमाग में सब कुछ साफ हो चुका था। उसने देख लिया था कि यहां क्या हो रहा है। अब वक्त था असली खेल शुरू करने का। लेकिन उसे नहीं पता था कि कल जो होने वाला है वो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान होगा। अगली सुबह सुनीता प्रधान बलराम सिंह के घर पहुंची। यह गांव का सबसे बड़ा मकान था, 2 मंजिला, बड़े गेट के साथ। बाहर 2 गार्ड खड़े थे। पूरा घर किसी हवेली की तरह लग रहा था। गेट पर पहुंचकर सुनीता ने कहा, प्रधान जी ने बुलाया है। गार्ड ने उसे सिर से पांव तक देखा। अंदर जा, साहब ऑफिस में बैठे हैं। सुनीता अंदर गई। घर के अंदर का नजारा देखकर उसकी समझ में आ गया कि यहां कितना पैसा है। महंगे फर्नीचर, बड़े बड़े फोटो और दीवारों पर सोने की तस्वीरें लगी थीं। ऑफिस में बलराम एक बड़ी कुर्सी पर बैठा था। उसके सामने मेज पर पैसों के बंडल रखे थे। कुछ लोग उसके सामने खड़े होकर हिसाब किताब कर रहे थे। अरे सुनीता आ गई, बैठ यहां, बलराम ने इशारा किया। सुनीता बैठ गई। बलराम ने बाकी लोगों को बाहर भेज दिया। देख सुनीता, यहां काम मिल सकता है, लेकिन पहले तू समझ ले कि यहां कैसे चलता है, बलराम ने कहा। जी प्रधान जी, आप बताइए, सुनीता ने विनम्रता से कहा। बलराम अपनी कुर्सी से उठा और सुनीता के पास आ गया। उसकी आंखों में एक गंदी चमक थी। यहां जो काम करता है वो सिर्फ काम नहीं करता, मेरी खुशी भी रखता है, समझी, बलराम ने कहा। सुनीता ने देखा कि बलराम के इरादे गलत हैं, लेकिन उसने शांति बनाई रखी। प्रधान जी, मैं सिर्फ काम करना चाहती हूं, मेहनत की कमाई चाहिए, सुनीता ने कहा। बलराम हंसा, एक घिनौनी हंसी। अरे यहां सब मेरी मर्जी से चलता है, तू भी मेरी मर्जी से चलेगी। यह कहकर बलराम ने सुनीता का हाथ पकड़ने की कोशिश की। सुनीता ने तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया। प्रधान जी, यह गलत बात है। बलराम का चेहरा तमतमा गया। गलत? यहां मैं तय करता हूं कि क्या सही है और क्या गलत। लेकिन कानून तो कानून है, आप भी कानून के अधीन हैं, सुनीता ने कहा। यह सुनकर बलराम को बहुत गुस्सा आया। कानून? तू मुझे कानून सिखाएगी? यहां मैं ही कानून हूं। बलराम ने अपने गुंडों को आवाज लगाई। अरे राजू, मनोज, यहां आओ। 2 लंबे चौड़े आदमी अंदर आए। उनके हाथों में लाठियां थी। इस औरत को समझाओ कि यहां कैसे बात करते हैं, बलराम ने कहा। गुंडे सुनीता की तरफ बढ़े, लेकिन तभी सुनीता खड़ी हो गई। उसकी आवाज में अब एक अलग तेजी थी। रुको, तुम लोग जानते हो कि तुम किससे बात कर रहे हो, सुनीता ने कहा। गुंडे हैरान होकर रुक गए। सुनीता की आवाज में अब वो डरी हुई औरत वाली बात नहीं थी। यह क्या बात कर रही है, बलराम ने गुंडों से पूछा। सुनीता ने अपनी चुनरी को ठीक किया। उसकी आंखों में अब एक अलग आग जल रही थी। बलराम सिंह, तुमने बहुत अन्याय किया है। कृष्णा देवी की जमीन छीनी, रमेश का खेत जलवाया, बच्चों को स्कूल जाने से रोका। अब बहुत हो गया, सुनीता ने कड़क आवाज में कहा। बलराम हैरान रह गया। यह औरत अचानक इतनी बदल कैसे गई? तू पागल हो गई है क्या? लगता है दिमाग ठिकाने लगाना पड़ेगा, बलराम ने गुस्से में कहा। अरे पकड़ो इसे, इसकी अकल ठंडी करते हैं, बलराम ने अपने गुंडों को आदेश दिया। गुंडे सुनीता की तरफ लपके, लेकिन तभी
सुनीता ने कुछ ऐसा किया जिससे सबके होश उड़ गए। उसने अपने कपड़ों से एक पहचान पत्र निकाला, एक सरकारी पहचान पत्र। मैं इस जिले की डीएम हूं, सुनीता ने गरज कर कहा। बलराम के पैरों तले जमीन खिसक गई। गुंडे बर्फ की मूर्ति बन गई। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। तुमने एक डीएम के साथ गलत बर्ताव किया है। तुमने मुझे छूने की कोशिश की है। क्या तुम्हें पता है इसकी सजा क्या है? डीएम मैडम ने कहा। बलराम की हालत ऐसी हो गई जैसे किसी ने उसके सिर पर बिजली गिरा दी हो। उसका मुंह खुला रह गया। बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मैडम, मैडम, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे नहीं पता था। बलराम कांपते हुए बोला। नहीं पता था? तो अगर मैं डीएम नहीं होती तो तुम मेरे साथ क्या करते? डीएम मैडम ने सवाल किया। बलराम घुटनों के बल गिर गया। मैडम प्लीज, मुझे माफ कर दीजिए। गलती हो गई। गलती? यह गलती नहीं, अपराध है और इसकी सजा मिलेगी, डीएम मैडम ने कहा। डीएम मैडम ने अपना फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। हेलो, एसपी साहब, मैं डीएम बोल रही हूं। तुरंत रामपुर गांव आ जाइए। प्रधान बलराम सिंह को गिरफ्तार करना है। बलराम के चेहरे से खून निकल गया। उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हो गई थी। अब असली न्याय शुरू होने वाला था। फोन की घंटी बजते ही पूरा माहौल बदल गया। डीएम मैडम की आवाज में अब वो ठंडी अधिकार की गूंज थी जो सिर्फ सच्चे अधिकारियों में होती है। एसपी साहब, मैं रामपुर गांव के प्रधान बलराम सिंह के घर में हूं। इसने एक महिला के साथ गलत बर्ताव किया है। पूरी टीम के साथ तुरंत यहां पहुंचिए, डीएम मैडम ने कहा। बलराम का चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ गया। उसके हाथ पांव कांप रहे थे। जो आदमी कुछ मिनट पहले अपने को राजा समझ रहा था, अब एक सामान्य अपराधी बन चुका था। मैडम, प्लीज, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपके पैर पड़ता हूं, बलराम रोते हुए बोला। माफी? तुमने कितने लोगों से माफी मांगी थी जब तुम उन पर अत्याचार कर रहे थे? डीएम मैडम ने सवाल किया। गुंडे राजू और मनोज हक्के बक्के खड़े थे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। तुम दोनों भी वहीं खड़े रहो, कहीं मत जाना, तुम्हारी भी बारी आएगी, डीएम मैडम ने उन्हें चेतावनी दी। तभी बाहर से सायरन की आवाज आई। गाड़ियों के ब्रेक लगने की आवाज, भारी बूटों की आवाज। डीएम मैडम ने खिड़की से बाहर देखा। पुलिस की 3 गाड़ियां आई थी। एसपी, डीएसपी और कई सिपाही उतर रहे थे। आ गए मेरे लोग, डीएम मैडम ने कहा। बलराम की हालत बेहद खराब हो गई। उसे लगा जैसे उसकी जिंदगी खत्म हो गई है। एसपी साहब अंदर आए। उन्होंने डीएम मैडम को सलाम किया। मैडम, क्या हुआ है? आप यहां इस वेश में कैसे? एसपी ने पूछा। मैं गुप्त निरीक्षण पर आई थी। यह प्रधान बलराम सिंह समझा कि मैं कोई गरीब औरत हूं। इसने मेरे साथ गलत बर्ताव किया। मुझे छूने की कोशिश की और जब मैंने मना किया तो धमकी दी। डीएम मैडम ने सब कुछ बताया। एसपी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। यह बहुत गंभीर अपराध है। इसे तुरंत गिरफ्तार करते हैं। रुकिए एसपी साहब, पहले मैं इसकी पूरी करतूत का हिसाब लेना चाहती हूं, डीएम मैडम ने कहा। डीएम मैडम ने बलराम की तरफ देखा। उसकी आंखों में न्याय की आग जल रही थी। बलराम सिंह, कृष्णा देवी की जमीन क्यों छीनी? उसे कितने में बेचने को मजबूर किया? डीएम मैडम ने पूछा। बलराम कांप रहा था। मैडम, वो अपनी मर्जी से बेची थी। झूठ! कृष्णा देवी ने मुझे सब बताया है। तुमने उसके घर पर पत्थर फेंकवाए, बच्चों को स्कूल जाने से रोका, राशन बंद करवाया। यह सब तुमने किया था, डीएम मैडम ने कहा। अब बलराम चुप हो गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। रमेश का खेत किसने जलवाया? क्यों जलवाया? डीएम मैडम ने अगला सवाल पूछा। बलराम की आंखों से आंसू निकल रहे थे। मैडम, मुझसे गलती हुई है। गलती नहीं, यह सोची समझी साजिश है। तुमने पूरे गांव को अपना गुलाम बनाया था। हर चीज में अपना हिस्सा लेते थे। सरकारी योजनाओं का पैसा चुराते थे, डीएम मैडम ने कहा।
तभी कमरे के बाहर शोर सुनाई दिया। गांव के लोग जमा होने लगे थे। जब उन्हें पता चला कि डीएम मैडम खुद आई है, तो सब आ गए। मैडम, बाहर गांव वाले जमा हो रहे हैं, एसपी ने बताया। अच्छी बात है, उन्हें भी देखना चाहिए कि न्याय कैसे होता है, डीएम मैडम ने कहा। डीएम मैडम बाहर निकली। गांव के तमाम लोग जमा थे। कृष्णा देवी, रमेश और बाकी सभी पीड़ित लोग। गांव वालों, आज आपको न्याय मिलेगा। जिसने आप पर अत्याचार किया है, उसे सजा मिलेगी, डीएम मैडम ने ऊंची आवाज में कहा। लोगों की आंखों में खुशी के आंसू थे। इतने सालों बाद उन्हें लगा कि उनकी आवाज सुनी गई है। मैडम, आप हमारी रक्षक हैं। आपने हमें न्याय दिलाया, कृष्णा देवी ने कहा। यह मेरा फर्ज था और अब से यहां कोई अन्याय नहीं होगा, डीएम मैडम ने वादा किया। तभी बलराम को हथकड़ी लगाकर बाहर लाया गया। गांव वालों ने देखा कि जो आदमी उन्हें सताता था, आज वो हथकड़ी में है। न्याय की जीत हुई थी। बलराम को हथकड़ी लगाकर पुलिस की गाड़ी में बैठा दिया गया। लेकिन डीएम मैडम का काम अभी खत्म नहीं हुआ था। असली न्याय अभी शुरू होना था। एसपी साहब, इसके घर की पूरी तलाशी लीजिए। जो भी गैर कानूनी पैसा मिले, सब जब्त कर लीजिए, डीएम मैडम ने आदेश दिया। पुलिस टीम ने बलराम के घर में छापा मारा। अलमारी खोली तो उसमें से लाखों रुपए के बंडल निकले। नकदी के अलावा सोने के गहने, जमीन के कागजात और बैंक पासबुक भी मिली। मैडम, यहां से फबरे लाख रुपए नकद मिले हैं। इसके अलावा जमीन के फर्जी कागजात भी मिले हैं, डीएसपी ने रिपोर्ट दी। यह सारा पैसा गांव वालों का है, जो इसने झूठ फरेब से हड़पा है, डीएम मैडम ने कहा। तभी डीएम मैडम ने एक और महत्वपूर्ण फैसला लिया। उन्होंने पूरे गांव की पंचायत बुलवाई। आज यहां सबके सामने न्याय होगा। जिसके साथ अन्याय हुआ है, वो आगे आकर अपनी बात कहे, डीएम मैडम ने घोषणा की। कृष्णा देवी सबसे पहले आगे आई। मैडम, मेरी 3 बीघा जमीन इसने जबरदस्ती छीनी थी। 5 लाख की जमीन 50,000 में बेचने को मजबूर किया था। तुम्हें तुम्हारी जमीन वापस मिलेगी और बाकी का पैसा भी मुआवजे के रूप में मिलेगा, डीएम मैडम ने तुरंत फैसला सुनाया। रमेश आगे आया। मैडम, इसने मेरा खेत जलवाया था। पूरी फसल बर्बाद हो गई थी। नुकसान 2 लाख का हुआ था। तुम्हें भी पूरा मुआवजा मिलेगा और आगे से तुम्हारी खेती के लिए सरकारी मदद भी मिलेगी, डीएम मैडम ने आश्वासन दिया। एक के बाद एक गांव वाले अपनी शिकायत लेकर आते रहे। सबको न्याय का भरोसा दिलाया गया। अब मैं एक नया सिस्टम शुरू कर रही हूं। यहां हर महीने पंचायत होगी, जिसमें गांव के सभी फैसले सामूहिक रूप से लिए जाएंगे, डीएम मैडम ने घोषणा की। मैडम, नया प्रधान कौन बनेगा? किसी ने पूछा। अभी तुरंत चुनाव होंगे, लेकिन इस बार चुनाव पूरी तरह निष्पक्ष होंगे। कोई भी गलत तरीका अपनाएगा तो सीधे जेल जाएगा, डीएम मैडम ने चेतावनी दी। तभी डीएम मैडम ने एक और महत्वपूर्ण, गांव के सभी बच्चों की शिक्षा अब मुफ्त होगी। जिन बच्चों की पढ़ाई छूट गई है, उन्हें दोबारा स्कूल में दाखिला दिलवाया जाएगा, डीएम मैडम ने कहा। गांव वालों के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। सालों बाद उन्हें लगा कि उनके बच्चों का भविष्य सुरक्षित है। मैडम, आपने हमारी जिंदगी बदल दी। आप हमारी देवी हैं, कृष्णा देवी ने आंसू भरी आंखों से कहा। मैं कोई देवी नहीं हूं, मैं सिर्फ अपना काम कर रही हूं। सरकार का काम है जनता की सेवा करना, उसे सताना नहीं, डीएम मैडम ने कहा। इसके बाद डीएम मैडम ने तहसीलदार को बुलवाया। तुरंत कृष्णा देवी की जमीन के कागजात उसके नाम करवा दो। रमेश को खेती के लिए लोन दिलवाओ और गांव के सभी सरकारी योजनाओं की जांच करवाकर रिपोर्ट दो, डीएम मैडम ने आदेश दिया। जी मैडम, तुरंत करवा देते हैं, तहसीलदार ने कहा। डीएम मैडम ने गांव के शिक्षक को भी बुलवाया। कल से स्कूल नियमित चलेगा। जो बच्चे पढ़ाई छोड़ चुके हैं, उन्हें वापस स्कूल लाना है। किसी भी बच्चे से फीस नहीं लेनी है, डीएम मैडम ने निर्देश दिए। जी मैडम,
हमें भी इंतजार था कि कब ऐसा दिन आएगा, शिक्षक ने कहा। शाम होते होते पूरा गांव बदल चुका था। जहां सुबह डर का माहौल था, अब वहां खुशी और उम्मीद की रोशनी थी। डीएम मैडम ने अपने काम का आखिरी हिस्सा भी पूरा किया। उन्होंने गांव में एक शिकायत बॉक्स लगवाया। अगर भविष्य में कोई भी अधिकारी या नेता गलत काम करे, तो तुरंत इस बॉक्स में शिकायत डाल देना। मैं खुद हर महीने यहां आकर इसे चेक करूंगी, डीएम मैडम ने वादा किया। गांव वालों की आंखों में आंसू थे, लेकिन आज ये आंसू दुख के नहीं, खुशी के थे। बलराम, जो कुछ घंटे पहले तक गांव का आतंक था, अब जेल की सलाखों के पीछे था, और गांव एक नई शुरुआत के लिए तैयार था। न्याय की जीत हुई थी, सच्चाई की जीत हुई थी। एक हफ्ते बाद रामपुर गांव की तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी थी। जहां पहले डर और चुप्पी थी, अब वहां हंसी खुशी और उम्मीद का माहौल था। गांव के बच्चे फिर से खेल रहे थे। औरतें घरों से निकलकर काम कर रही थीं। कृष्णा देवी को अपनी जमीन वापस मिल गई थी। उसके साथ ही डीएम मैडम ने उसे 2 लाख रुपए का मुआवजा भी दिलवाया था। कृष्णा देवी अब अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकती थी। मैडम ने मेरी जिंदगी वापस दे दी है। अब मैं अपने बच्चों का भविष्य संवार सकूंगी, कृष्णा देवी खुशी से कहती थी। रमेश को खेती के लिए 2 लाख रुपए का लोन मिल गया था। उसने अपना जला हुआ खेत दोबारा तैयार कर लिया था। इस बार उसकी फसल पहले से भी अच्छी हुई थी। मैडम की वजह से आज मैं फिर से किसान बन पाया हूं। अब कोई मुझसे रंगदारी नहीं मांगता, रमेश खुशी से बताता था। गांव का स्कूल भी फिर से चालू हो गया था। जो बच्चे महीनों से स्कूल नहीं गए थे, वे अब नियमित पढ़ाई कर रहे थे। मुफ्त किताबें, मुफ्त यूनिफॉर्म और मुफ्त मिड डे मील की व्यवस्था हो गई थी। पहली बार लगता है कि हमारे बच्चे भी पढ़ लिख कर कुछ बन सकेंगे, गांव के एक पिता ने कहा। डीएम मैडम ने वादे के अनुसार गांव में शिकायत बॉक्स लगवाया था। साथ ही एक हेल्पलाइन नंबर भी दिया था, जिस पर गांव वाले सीधे डीएम ऑफिस से संपर्क कर सकते थे। सबसे बड़ी बात यह थी कि गांव वालों का सरकार पर से भरोसा उठ चुका था। वो दोबारा लौट आया था। अब वे जानते थे कि अगर कोई गलत काम करेगा, तो उसे सजा जरूर मिलेगी। नया प्रधान चुना गया था। इस बार चुनाव पूरी तरह निष्पक्ष तरीके से हुआ था। सुरेश कुमार नाम का एक ईमानदार किसान नया प्रधान बना था। वो रोज गांव वालों से मिलता था और उनकी समस्याएं सुनता था। अब कोई प्रधान खुद को राजा नहीं समझेगा। हम सब मिलकर गांव चलाएंगे, नए प्रधान सुरेश ने कहा था। गांव में सरकारी योजनाओं का फायदा अब सच में गरीबों तक पहुंच रहा था। राशन की दुकान ईमानदारी से चल रही थी। पानी की व्यवस्था ठीक हो गई थी। बिजली भी नियमित आने लगी थी। सबसे अच्छी बात यह थी कि औरतें अब निडर होकर बाहर निकल सकती थीं। उन्हें किसी का डर नहीं था। वे अपने अधिकारों के बारे में जागरूक हो गई थी। पहले हम घर से निकलने में डरते थे, अब हम खुलकर अपनी बात कह सकते हैं, गांव की एक महिला ने कहा। डीएम मैडम ने अपने वादे के अनुसार हर महीने गांव का दौरा किया। वे शिकायत बॉक्स चेक करती, लोगों से मिलती और देखती कि सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं। 3 महीने बाद रामपुर गांव एक मॉडल गांव बन गया था। दूसरे जिलों से भी अधिकारी आकर यहां की व्यवस्था देखते और सीखते थे। यह वही गांव है जहां 3 महीने पहले तक अत्याचार हो रहा था। देखिए कैसे बदल गया है, अन्य अधिकारी कहते थे। गांव के बुजुर्गों ने डीएम मैडम को माई का दर्जा दे दिया था। वे उन्हें अपनी बेटी मानने लगे थे। माई ने हमारे गांव में नई जान फूंक दी है। अब यहां सच में राम राज्य है, गांव के बुजुर्ग कहते थे। न्याय की यह जीत सिर्फ रामपुर गांव तक सीमित नहीं रही। इस घटना ने पूरे जिले में एक संदेश दिया कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। 6 महीने बाद की बात है। रामपुर गांव अब पूरे राज्य में एक मिसाल बन चुका था। यहां की कहानी अखबारों में छपी, टीवी चैनलों पर दिखाई गई और सोशल मीडिया पर वायरल हुई। डीएम मैडम को राज्य सरकार की तरफ से सर्वश्रेष्ठ अधिकारी का पुरस्कार मिला, लेकिन उनके लिए सबसे बड़ा पुरस्कार था रामपुर गांव वालों की खुशी और उनका प्यार। पुरस्कार तो मिलते रहते हैं,
लेकिन जो संतुष्टि गांव वालों की खुशी देखकर मिलती है, वो किसी पुरस्कार से नहीं मिल सकती, डीएम मैडम ने कहा था। आज फिर डीएम मैडम रामपुर गांव आई थी, लेकिन इस बार वे अपनी सरकारी गाड़ी में आई थी, किसी छुपे हुए वेश में नहीं। गांव वालों ने उनका भव्य स्वागत किया था। बच्चों ने फूल बरसाए, औरतों ने आरती उतारी और पुरुषों ने तालियां बजाई। पूरा गांव खुशी से नाच रहा था। माई, आपके आने से हमारे गांव में दिवाली आ गई, कृष्णा देवी ने कहा। डीएम मैडम ने देखा कि गांव में अब पक्की सड़कें बन चुकी थी, स्ट्रीट लाइट लग गई थी, स्कूल की नई इमारत तैयार हो चुकी थी, एक छोटा अस्पताल भी खुल गया था। यह सब आपकी मेहनत का नतीजा है, मैंने तो सिर्फ शुरुआत की थी, डीएम मैडम ने गांव वालों से कहा। नहीं माई, आपने हमें जीना सिखाया है, आपने हमें दिखाया है कि अधिकार मांगने में कोई गुनाह नहीं, नए प्रधान सुरेश ने कहा। इस दौरान एक छोटी बच्ची डीएम मैडम के पास आई, उसके हाथ में एक तस्वीर थी। मैडम, मैंने आपकी तस्वीर बनाई है, आप हमारी देवी हैं, बच्ची ने मासूमियत से कहा। डीएम मैडम की आंखें भर आई, उन्होंने बच्ची को गोद में उठा लिया। बेटी, मैं कोई देवी नहीं हूं, मैं तुम्हारी बहन हूं, और यादा रखना, तुम भी बड़ी होकर लोगों की मदद करना, न्याय के लिए लड़ना, डीएम मैडम ने बच्ची से कहा। गांव की एक सभा में डीएम मैडम ने अपना संदेश दिया। आज रामपुर गांव की कहानी पूरे देश के लिए एक मिसाल है। यह साबित करती है कि सच्चाई हमेशा जीतती है। बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर हो, न्याय उससे भी ज्यादा ताकतवर होता है। लेकिन याद रखन, यह जीत सिर्फ मेरी नहीं है, यह हम सबकी है। तुम सबने मेरा साथ दिया, इसलिए न्याय की जीत हुई। अब तुम सबका काम है कि इस न्याय को बनाए रखना, किसी को भी गलत काम करने की इजाजत मत देना, अपने अधिकारों के लिए लड़ना और हमेशा सच का साथ देना। डीएम मैडम के शब्दों ने सबके दिल को छू लिया। गांव वाले समझ गए कि अब उनकी जिम्मेदारी है कि वे इस बदलाव को आगे बढ़ाते रहें। जाते समय डीएम मैडम ने एक आखिरी संदेश दिया। यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती, यह शुरुआत है। आज रामपुर बदला है, कल पूरा जिला बदलेगा और एक दिन पूरा देश बदलेगा, जब हर गांव में न्याय होगा, हर नागरिक को अपने अधिकार मिलेंगे। बस शर्त यह है कि हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, गलत को गलत कहना होगा और सही के साथ खड़ा होना होगा। आज रामपुर गांव की कहानी लाखों लोगों तक पहुंच चुकी है। यह कहानी बताती है कि एक ईमानदार अधिकारी कैसे पूरे समाज को बदल सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यह कहानी हर उस व्यक्ति को प्रेरणा देती है जो न्याय में विश्वास रखता है, जो सोचता है कि बुराई बहुत ताकतवर है और अच्छाई हार जाएगी। नहीं, सच्चाई कभी नहीं हारती, न्याय कभी नहीं हारता। बस जरूरत है एक सही कदम उठाने की, एक सही आवाज उठाने की। रामपुर गांव की कहानी आज भी जारी है और यह आगे भी चलती रहेगी, जब तक इस दुनिया में न्याय और सच्चाई की जरूरत है।